हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स 2 में यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है यूनिट 5 में, जो कि 10 मार्क्स का आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखोगे तो कोचेज रेजिड्यू थ्योरम के न्यूमेरिकल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। ठीक है, इसको ईजी तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपको ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोचेज रेजिड्यू थ्योरम आपकी किस क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होती है। अगर कोई फंक्शन किसी सर्कल के अराउंड बाउंडेड है और उस फंक्शन के पॉइंट भी उस सर्कल के अंदर लाई करते हैं, ठीक है, और वो फंक्शन आपका एनालिटिक है, देन कोचेज इंटीग्रल थ्योरम आपकी ये कहती थी कि उस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो एक तो आपके सर्कल के बाउंड्रीज पे एनालिटिक हो रहा है, एंड उसके जो पॉइंट्स हैं फंक्शंस के, वो पॉइंट्स आपके उस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, और वो पॉइंट्स भी आपके क्या कर रहे हैं, वो भी एनालिटिक थे। तो आप कोचेज इंटीग्रल थ्योरम से किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते थे इजीली। लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जिससे कि इंटीग्रेशन सोल्व करने में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी। देन आपका एक कॉन्सेप्ट आया कोचेज रेजिड्यू थ्योरम। कोचेज रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई सर्कल है, मैं आपको यह समझाऊं सर्कल जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये। फॉर एग्जांपल आपका कोई सर्कल है ये, ठीक है, और आपका कोई एफ जेड फंक्शन है। ये एफ जेड फंक्शन आपका एक तो इस बाउंड्री पे एनालिटिक हो रहा है, ठीक है, और इसके कुछ पॉइंट्स आपके इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं और वो भी एनालिटिक थे। देन आप इसका कोचे इंटीग्रल थ्योरम से आप इसका इंटीग्रेशन करते थे इस एफ जेड फंक्शन का, जो कि कॉम्प्लिकेटेड था। तो उस चीज को सोल्व करने के लिए अगर कोई आपका एफ जेड फंक्शन है जो कि बाउंड्रीज पे तो एनालिटिक है, लेकिन आपके कुछ पोल्स फॉर एग्जांपल Z1, Z2, Z3 ऐसे कुछ पोल्स आपने फाइंड कर लिए सर्कल के अंदर जहां पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये वो पोल्स हैं जिस पर आपका ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो जब ये एनालिटिक नहीं है तो इससे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन की, क्योंकि कोचे इंटीग्रल थ्योरम ये कहती थी कि जिस फंक्शन की वैल्यू एनालिटिक हो रही है, या तो वो बाउंड्री पे हो या किसी भी पोल पे हो, तो उसकी एज इट इज वैल्यू जीरो हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अगर इन पोल्स पे ये फंक्शन एनालिटिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा, तो यानी कि इन पर कुछ इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू होगी, और वही वैल्यू आपके काम करेंगे जिससे कि आप इस एफ जेड फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के। ठीक है, और ये पोल्स से आपके कहलाते हैं, और इन पोल्स के जरिए ही हम क्या करते हैं, इन पोल्स का सबसे पहले रेजिड्यूज निकालते हैं। जब आपके रेजिड्यूज आ जाती हैं तो इन रेजिड्यूज को आप क्या करते हो, कोचे रेजिड्यू थ्योरम से आप इजीली उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज आपको क्लियर हो गई है क्या होता है ये। देखो, अब आप वही मैंने थ्योरी में लिख रखा है कि लेट आप कोई एफ जेड फंक्शन है, वो आपका एनालिटिक फंक्शन हो रहा है क्लोज कर्व में। ठीक है, कोई आपका सी कर्व है क्लोज, उसमें वो एनालिटिक है एक्सेप्ट एट द फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। लेकिन आपके उस सर्कल के अंदर कुछ ऐसे पोल्स हैं जहां पर वो फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं हो रहा, जैसे कि Z1, Z2, Z3 डैश डैश Zn तक। ठीक है, एंड R1, R2, R3 आपने इन पोल्स के रेस्पेक्टिवली रेजिड्यूज मान लिए। ठीक है, Z1 का जो रेजिड्यू आएगा वो R1 आपने लेट कर लिया, Z2 का R2 एंड सो ऑन। अगर आपके ऐसे रेजिड्यूज आ रहे हैं उन पोल्स के, तब कोचेज रेजिड्यू थ्योरम ये कहती है कि उस फंक्शन का उस कर्व के अराउंड जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 2 पाई i R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश प्लस Rn। ठीक है, यानी कि सभी जितने भी आपके पोल्स हैं उन रेजिड्यूज का सम इंटू 2 पाई i, ये होता है आपका इस पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय द विद द हेल्प ऑफ कोचेज रेजिड्यू थ्योरम। तो आप देख सकते हो आपकी कितनी ज्यादा कैलकुलेशन कम हो गई है इस थ्योरम से। ठीक है, तो इसी को हम समझेंगे आज की वीडियो में अच्छे से। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे रेजिड्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक है, और 10 मार्क्स का हर बार आपके एग्जाम में आता ही है इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिड्यूज को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे रेजिड्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। देन हम इसका जो कंबाइंड क्वेश्चन आता है, एक लेंथी क्वेश्चन आता है, उसको सोल्व करना सीखेंगे। और वो लेंथी क्वेश्चन आपका टोटली इस पर डिपेंड होता है कैसे किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन आप करोगे विद द हेल्प ऑफ रेजिड्यूज। ठीक है, तो पहले रेजिड्यूज कैलकुलेट करना सीखते हैं। स्टूडेंट्स, रेजिड्यूज को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको सिंपल पोल पे रेजिड्यूज कैलकुलेट करना है, तो सिंपल पोल, डबल पोल ये देखेंगे। सिंपल पोल पे अगर आपको रेजिड्यू कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास रेजिड्यूज ऑफ एफ ए लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a एफ जेड, यानी कि वो ये a जो टर्म है वो बता रही है आपका सिंपल पोल। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना, इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा ये। अगर आपका जो रेजिड्यूज आप निकाल रहे हो किसी पोल का, और वो पोल आपका ऑर्डर n का है, ठीक है, यहाँ तो हमने सिंपल पोल का देखा था, लेकिन अगर वो n ऑर्डर का है पोल, देन उसका रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद ही करने होंगे तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अगर आप एक दो क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको इजीली एक समझ में भी आ जाएंगे। रेजिड्यू एट z टेंड्स टू a, z इक्वल टू a 1 अपॉन n-1 का होल फैक्टोरियल dn-1 अपॉन dz की पावर n-1 z माइनस a का होल
एन एफ जेड। ये होता है आपका एन ऑर्डर की अगर आपको पोल दे रखा है उसका अगर आपको रेजिड्यू निकालना है। एक और होता है थर्ड, वो इनफाइनाइट नंबर के लिए होता है, लेकिन वो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया। ठीक है, तो फॉर्मुलेज हमने देख लिया, अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल है आपका, फाइंड द रेजिड्यूज ऑफ ईच पोल इफ 4 - 2z z z - 1 z - 2। इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा के दे वो, या आपको सिंपल भी दे सकता है। ठीक है, तो इस चीज को लेके आप कंफ्यूज मत होना, आपको नॉर्मल भी दे सकता है, आपको इंटीग्रेशन लगा के भी दे सकता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, इसका रेजिड्यू फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन करते टाइम आप मेरे स्टेप्स को ध्यान रखना, आप इजीली समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है इसको। देखो सबसे पहले आपको करना है इसके पोल्स की वैल्यूज को निकालना है। तो जितनी भी आपकी अपोन की वैल्यू है उनको इक्वल टू 0 रखना है आपको। तो z इक्वल टू 0 जाएगा, एक पोल आपका ये आ गया, z - 1 इसको इक्वल टू 0 रखना है, नहीं एक z की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ये ध्यान रखो, आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपको जो अपोन की वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 रखना है ईच एंड एवरी टर्म को। ठीक है, तो आपके पास दो z वैल्यू आ गई है। देन थर्ड z - 2 इक्वल टू 0, तो z की एक और वैल्यू आ गई आपके पास 2, यानी कि 3 आपके पास पोल आए हैं। देयर आर 3 पोल्स, देयर आर 3 पोल्स अवेलेबल। ठीक है, 3 पोल्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब इन्हीं पोल्स के अकॉर्डिंग आपको रेजिड्यूज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिड्यू आप निकालते हो रेजिड्यू 1, किसके अबाउट निकाल लो, z अबाउट 0। ठीक है, यानी 0 होगा। ठीक है, यानी कि a की जो वैल्यू आप पुट करोगे वो 0 पुट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था सिंपल पोल के लिए लिमिट z टेंड्स टू a था, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 जाएगा। ओके, देन आपका z - a, तो z - a और a की वैल्यू आपके पास 0। ठीक है, देन आपका था एफ जेड, और एफ जेड आपको कितना गिवन है, एफ जेड आपको 4 - 2z अपॉन z z - 1 z - 2। क्लियर, तो यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा है जो मैंने आपको सिंपल पोल का बताया था। अब देख सकते हो आप z से z कैंसिल आउट हो रहा है सिंपल। अगर आप लिमिट z टेंड्स टू 0 को अगर पुट करोगे आप, तो आपके पास वैल्यू आएगी 4 - 2 इंटू 0 अपॉन 0 - 1 0 - 2, तो ऊपर वैल्यू बचेगी 4 अपॉन नीचे वैल्यू बचेगी आपके पास 2, तो कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास रेजिड्यू 1 की वैल्यू आएगी आपके पास 2। ठीक है, अब निकालते हैं आप रेजिड्यू 2। देख रहे हो आप कैसे निकालते हैं, सिंपल पोल का बता रहा हूं मैं। रेजिड्यू 2 की अगर वैल्यू निकालोगे आप, तो ये है आपकी z अबाउट 1, तो यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1। तो इसी का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ऐसे लगेगा, z टेंड्स टू इस बार हो जाएगा 1, z माइनस a होता है तो z - 1 हो जाएगा। देन आपका फंक्शन या जो भी आपका क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी z z - 1 एंड आपका z - 2। स्टूडेंट्स स्टेप्स को ध्यान रखना, यही स्टेप्स फॉलो करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो z से z - 1 कैंसिल आउट हो गया, z टेंड्स टू 1 को इसमें वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4 - 2 इंटू 1 अपॉन 1 - 2। ठीक है, देन आपका 4 - 2 अपॉन -1, देन आपके पास आएगी 2 अपॉन -1, यानी कि रेजिड्यू 2 की वैल्यू आ गई आपके पास -2। ठीक है, अब निकालते हैं आप रेजिड्यू 3 की वैल्यू। R3 की वैल्यू निकालोगे आप z अबाउट किसके 2 के, तो यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 2 z - 2, देन आपका फंक्शन 4 - 2z अपॉन z z - 1 एंड z - 2। तो z - 2 से z - 2 कैंसिल आउट हो गया। जब 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ऊपर तो वैल्यू क्या बचेगी, ऊपर वैल्यू बचेगी 0, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा एंड 4 - 4 0 हो जाएगा, अपॉन में जो भी वैल्यू होंगी आपके पास जैसे कि 2 2 - 1, तो किसी के भी ऊपर आपका 0 हो तो आपकी कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाती है। तो यानी कि आपने 3 रेजिड्यूज कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, 3 ही क्यों कैलकुलेट किए आपने, क्योंकि आपके पास 3 ही पोल आए थे, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या करा, जो आपकी नीचे की टर्म होती है, जो ठीक है अपोन के नीचे वाली वैल्यू होती है, उसको इक्वल टू 0 करना होता है जिससे कि आपके पोल्स निकल जाए। अब 3 पोल्स आए तो 3 ही आपने रेजिड्यूज कैलकुलेट करें, 4 आते 4 कैलकुलेट करते हैं आप, तो तीनों रेजिड्यूज आपने कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका जो कंबाइंड न्यूमेरिकल आता है 10 मार्क्स का, जो कि कोचेस थ्योरम यूज करती है, उसको हम देख लेते हैं जिससे कि आपका टॉपिक और अच्छे से कवर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका फाइंड ऑल रेजिड्यू एंड सोल्व। देखो यहाँ पे उसने रेजिड्यूज भी कैलकुलेट करवा रहा है वो, लेकिन वो सॉल्यूशन भी मांग रहा है इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का, तो इसको सोल्व करेंगे। देखो अगर आप इस रेजिड्यूज वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ दो एक टाइम के लिए और नॉर्मली इसको सोल्व करने लगो तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा आपके लिए, तो इसलिए कोचे रेजिड्यू थ्योरम बहुत ज्यादा इजी कर देती है इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, तो जब सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहला स्टेप है आपका फर्स्ट
कैलकुलेटिंग ऑल रेजिड्यूज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जितने भी रेजिड्यूज हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था स्टेप्स, जो आपकी टर्म है गिवन है आपको, इंटीग्रेशन सी 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2। ठीक है, पहला स्टेप क्या था कि आपको जो अपॉन की वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 करना है ईच एंड एवरी टर्म को। तो आपके पास टर्म्स आएंगी z इक्वल टू 0, देन आपका z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। तो आपके पास 3 पोल्स आ गए, देयर आर 3 पोल्स अवेलेबल इन दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे के आपके रेजिड्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो रेजिड्यू अगर आप 1 कैलकुलेट करोगे तो रेजिड्यू 1 की कैलकुलेट की वैल्यू, रेजिड्यू 1 आपको कैलकुलेट करना है, हेयर आपका a की वैल्यू होगी 0। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लिमिट z टेंड्स टू a, और a है आपका 0, देन आपका z माइनस a, और z माइनस a का मतलब ये है कि आपका z माइनस 0, क्योंकि a की वैल्यू 0 है। देन आपका fz फंक्शन, और fz फंक्शन आपको गिवन है 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2। ठीक है, सेम है जैसे मैंने आपको पहले करवाया था। z से z कैंसिल आउट हो जाएगा जब 0, ये 0 है बेटा आपका, ये 0 है, z टेंड्स टू 0। तो जब आप 0 की वैल्यू को पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो इजिली। 0 को ही मैंने इसमें वैल्यू को पुट करा है क्योंकि लिमिट z टेंड्स टू 0 थी। देन आगे इसको सोल्व करते हैं, रेजिड्यू 2 कैलकुलेट करते हैं। अगर आप रेजिड्यू 2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हेयर आपका जो a की वैल्यू होगी 1 होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1, देन आपका फंक्शन 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 एंड आपका z माइनस 2। तो z माइनस 1 से z माइनस 1 कैलकुलेट कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। जब z टेंड्स टू 1 की वैल्यू को पुट करोगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगी, ऊपर तो आएगी आपके पास वैल्यू माइनस 1 एंड अपॉन में वैल्यू आएगी आपके पास 1 इंटू माइनस 1, तो यानी कि ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है, मैंने क्या करा यहाँ पे वैल्यू पुट करा 2 इंटू 1, तो माइनस 1 ऊपर से बचेगा आपका, देन आपका 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया, देन आपका 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 यहाँ नीचे बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी 1। अब रेजिड्यू 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हेयर आपका जो a की वैल्यू वो आएगी आपकी 2, तो जब कैलकुलेट करोगे तो लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2, देन आपका फंक्शन 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2। तो z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड 2 की वैल्यू को पुट करोगे आप तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा माइनस 3 एंड माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1 1, तो यानी कि माइनस का 3 अपॉन 2। आपने तीनों रेजिड्यूज को कैलकुलेट कर लिया, एक आएगा आपका 1 अपॉन 2, देन 1, एक आएगा आपके पास माइनस 3 अपॉन 2। अब आपसे एक पार्ट तो आपने सोल्व कर लिया जिसमें उसने बोला फाइंड ऑल रेजिड्यूज, लेकिन सेकंड पार्ट उसने ये भी बोला है कि आपको सॉल्यूशन भी करना है इसका, इस इंटीग्रेशन का। अब एक चीज है, सॉल्यूशन करने के लिए नॉर्मल आप करोगे विदाउट कोचेस थ्योरम तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, तो आप रेजिड्यूज थ्योरम को यूज कर सकते हो कोचे की। उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोचे रेजिड्यू थ्योरम से इसको सोल्व करोगे तो कोचे रेजिड्यू थ्योरम आपकी ये कहती है कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है और कुछ पोल्स आपके ऐसे लाई करते हैं आपके सर्कल के अंदर या फिर कोई भी बाउंडेड आपका कोई एरिया कर्व है उसके अंदर, इस पे कुछ ऐसे पोल्स हैं जहां पे वो एनालिटिक नहीं है, देन उसका इंटीग्रेशन होगा उस पर्टिकुलर फंक्शन का fz dz इक्वल टू 2 पाई आई एंड सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज। ठीक है, ये हमने कोचे जो आपकी रेजिड्यू थ्योरम थी उसमें देखा था। अब हमने क्या करा, रेजिड्यूज तो कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमने जितने भी रेजिड्यूज थे सभी को कैलकुलेट कर लिया है, यानी कि अगर मैं सबका सम कर दूं और 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दूं उसकी, तो मेरा इस पार्ट का भी आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखो स्टूडेंट्स, ये जो चीज आपको गिवन है ये आपकी नई चीज आपकी कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इस चीज को मैं बताऊंगा क्या है ये। मोड z इक्वल टू उन्होंने दे रखा 1.5, यानी कि ये रेंज गिवन है आपकी उस पर्टिकुलर z पोल की। ठीक है, इससे ज्यादा रेंज का कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए आपके पास, यानी कि z मोड z की जो आपको वैल्यू दे रखी है वो आपकी रेंज है 1.5, और इससे बड़ा पोल अगर आपके पास गिवन है क्वेश्चन में जो भी आपने पोल्स कैलकुलेट करें तो उस पोल की रेजिड्यू की वैल्यू हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे इस सम में। इतनी बात क्लियर, इसको सोल्व करते हैं जिससे कि आपको और समझ में आ जाएगा। हमने क्या करा, हमारे पास रेजिड्यूज आए थे, R1 आया था आपके पास जहां पे आपका जो z था वो था 0, उसकी वैल्यू आई थी आपके पास 1/2। ठीक है, दूसरा रेजिड्यू जो आपने कैलकुलेट किया था उसमें z की वैल्यू थी 1 और उसकी वैल्यू आई थी 1। ठीक है, देन तीसरा जो आपका पोल था उसकी रेजिड्यू जो आपने कैलकुलेट करा था, थर्ड रेजिड्यू जो आपने कैलकुलेट करा था उसमें z की वैल्यू थी 2
और उसका रेजिड्यू की वैल्यू आई थी -3/2। ठीक है, तो ये 3 रेजिड्यूज आपने कैलकुलेट किए थे। अभी एक चीज समझने की है, मैंने बताया था z जो रेंज दे रखी है वो 1.5 तक दे रखी है, लेकिन अगर आप देख सकते हो z = 0 ये बिल्कुल आ जाएगा इसके अंदर, लाई करेगा, z = 1 ये भी लाई करेगा, लेकिन z = 2 वाली जो टर्म ऐसी है ये पोल आपका बिल्कुल भी लाई नहीं करेगा इस रेंज के अंदर, तो इसको हम अपने सम में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, जितनी बाकी की वैल्यूज हैं उनको हम सम कर लेंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना है इसका इंटीग्रेशन, dz = 2πi, सम करोगे जब 1/2 +1, और इस 3 की वैल्यू आप रख सकते हो सिंपल 0, क्योंकि 3 रेजिड्यू आपको दिखाने पड़ेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू आप 0 रखोगे क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2πi, इसका आंसर आएगा आपके पास 3/2, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, देन आपके पास जो वैल्यू आएगी ओवरऑल वो आएगी आपके पास 3πi। ठीक है, और ये है आपका इंटीग्रेशन का आंसर ऑफ fz फंक्शन। ठीक है, तो आपने देख लिया ये कितना इजी हो गया आपको सोल्व करना। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सोल्व करते तो आपको बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में कोचे रेजिड्यू थ्योरम को बिल्कुल कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सीखा है, रेजिड्यूज को कैलकुलेट करना भी सीखा है। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।